एक बार कल्पना कीजिए देश के सबसे ताकतवर राजनेता की। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी महज एक आवाज पर लाखों की भीड़ जुट जाती है। या फिर किसी ऐसे अरबपति सीईओ के बारे में सोचिए जो हर हफ्ते किसी ना किसी बड़ी बिजनेस मैगजीन के कवर पर मुस्कुराता हुआ नजर आता है। लेकिन जब रात को उनके घर का दरवाजा बंद होता है ना, तो उन्हें सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। हाँ, ये एक बहुत आम बात हो गई आजकल। बिल्कुल। बाहर इतनी शोहरत का शोर है और अंदर अंदर एक भयानक सन्नाटा। हम लोग अक्सर सफलता को सिर्फ उसकी चमक और रुतबे से मापते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि उस चमक के पीछे की असली कीमत क्या होती है? ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हमेशा से सच रहा है। सफलता का जो मुखौटा दुनिया के सामने रखा जाता है ना, वो बहुत अलग होता है, और उसकी जो जमीनी हकीकत है, उसकी आंतरिक कीमत वो कुछ और ही होती है। अर्थशास्त्र में जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, यानी कुछ बहुत बड़ा पाने के लिए कुछ बहुत कीमती पीछे छोड़ना पड़ता है। सही कहा। और इसी मुखौटे के पीछे की असली हकीकत को समझना आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन है। हमारे पास एस.एन. पांडे द्वारा लिखित सूर्य कुंडली के रहस्य पर आधारित कुछ बहुत ही गहन स्रोत सामग्री हैं। हाँ, पांडे जी के नोट्स। एग्जैक्टली। और मैं बता दूं, ये कोई कल क्या होने वाला है बताने वाला साधारण ज्योतिषीय पाठ नहीं है। ये एक तरह का एक्सरे है। एक ऐसा एक्सरे जो किसी व्यक्ति की सफलता, उसका रुतबा, जिसे हम आम भाषा में नेम एंड फेम कहते हैं, उसका बहुत ही बेबाक आकलन करता है। बिल्कुल। मुझे पर्सनली ये देखना बहुत दिलचस्प लगता है कि कैसे एक प्राचीन प्रणाली हमें जीवन के इस ट्रेड ऑफ का पूरा ब्लूप्रिंट दे सकती है कि क्या पाने के लिए क्या खोना पड़ा। इस एक्सरे वाली बात को ना थोड़ा और गहराई से देखते हैं। आज के इस दौर में जहां हर कोई अपनी एक इमेज गढ़ने में लगा हुआ है, ये समझना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि सत्ता और सफलता का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, वो भीतर से कितना खोखला है या कितना मजबूत है। पांडे जी के नोट्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सूर्य कुंडली व्यक्ति की एक दिखावटी और एक सच्ची पर्सनालिटी के बीच का अंतर बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने रख देती है। तो चलिए सबसे पहले इस एक्सरे मशीन के इसके बुनियादी ढांचे को समझते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आखिर ये सूर्य कुंडली बनती कैसे है और ये उस साधारण जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली से अलग कैसे है जिसके बारे में अक्सर लोग बात करते हैं। राइट। स्रोत सामग्री में दी गई प्रक्रिया के अनुसार इसका निर्माण बहुत ही सरल गणित पर आधारित है। जन्म के समय सूर्य जिस भी राशि में बैठा होता है, बस उस राशि को उठाकर लग्ना में यानी कुंडली के सबसे पहले भाव में रख दिया जाता है और उसके बाद बाकी सारे ग्रहों को उसी क्रम में घुमा दिया जाता है। हाँ, पूरा का पूरा चार्ट एक तरह से रोटेट हो जाता है। तो इस रोटेशन का असली मतलब क्या है? देखिए, चार्ट का ये रोटेशन सिर्फ एक गणितीय बदलाव नहीं है, ये जीवन को देखने के पूरे नजरिए का शिफ्ट हो जाना है। आमतौर पर जो चंद्र कुंडली देखी जाती है वो भावना और मन का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि चंद्रमा चंचल होता है। बिल्कुल सही कहा। चंद्रमा बहुत चंचल है, वो घटता बढ़ता रहता है। तो चंद्र कुंडली दिखाती है कि इंसान अंदर से कैसा महसूस कर रहा है, उसके डर क्या हैं, उसकी इनसिक्योरिटीज क्या हैं। लेकिन जब हम सूर्य को केंद्र में रखते हैं तो कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। अच्छा। हाँ, सूर्य स्थिरता है। ये प्राकृतिक रूप से आत्मा, पूर्व जन्म के पुण्यों, अधिकार और समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा का कारक है। तो क्या हम इन दोनों के बीच के अंतर को कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि चंद्र कुंडली एक इंसान की पर्सनल डायरी है? वाह, ये बहुत अच्छी तुलना है। हाँ, मतलब एक ऐसी जगह जहां उसकी सारी उलझनें, उसकी कमजोरियां और उसकी अनसुनी भावनाएं दर्ज हैं जिन्हें वो दुनिया से छिपा कर रखता है। और दूसरी तरफ सूर्य कुंडली शायद आज के जमाने की एक लिंक्डइन प्रोफाइल है या कोई पब्लिक बायोग्राफी है जो पूरी दुनिया को उसकी अचीवमेंट्स, उसका रुतबा और उसकी पावर दिखाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो प्रोफाइल हमेशा सच बोलती है? लिंक्डइन प्रोफाइल वाली ये तुलना बहुत ही सटीक है, लेकिन सूर्य कुंडली उससे एक कदम और आगे जाती है। वो कैसे? देखिए, लिंक्डइन या सोशल मीडिया पर कोई भी इंसान अपनी असफलताओं को छुपाकर झूठ लिख सकता है, राइट? वो एक ऐसी फेक पर्सनैलिटी बना सकता है जो असल में सच नहीं है। लेकिन सूर्य कुंडली उस प्रोफाइल की सच्चाई को पकड़ लेती है। ओह, मतलब वो फिल्टर हटा देती है। एग्जैक्टली। वो ये बता देती है कि जिस कुर्सी पर इंसान बैठा है, क्या वो सच में उसका हकदार है? क्या वो सत्ता वास्तविक है या महज एक ताश का महल है जो किसी भी दिन ढह सकता है? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और स्रोत सामग्री के मुताबिक ये ताश का महल है या नहीं, इसका जवाब इस बात में छिपा है कि सूर्य पर किन अन्य ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है।
यहाँ नोट्स में सूर्य को एक क्रूर ग्रह बताया गया है। अब आम बोलचाल में क्रूर शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी खलनायक या विलन की बात हो रही हो। हाँ, लोग थोड़ा डर जाते हैं इस शब्द से। लेकिन यहाँ क्रूर का मतलब कोई दुष्ट होना या बुरा होना नहीं है। अच्छा। सूर्य राजा है, और एक राजा को अपना राज्य चलाने के लिए कठोर अनुशासन, एक खास तरह के रौब और कमांड की जरूरत होती है। वो हर जगह नरमी से काम नहीं चला सकता। इसी प्रवृत्ति को क्रूर कहा गया है, यानी जो सीधे और स्पष्ट आदेश देने में यकीन रखती है। समझ गया। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब इस शक्तिशाली सूर्य पर पाप ग्रहों का दुष्प्रभाव पड़ने लगता है। राइट। ये जो पापक ग्रह वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको थोड़ा स्पष्ट करना जरूरी है ताकि इस विषय को चाहने वालों के बीच कोई भ्रम ना रहे। बिल्कुल। पापक ग्रह का मतलब फिर से कोई हॉरर फिल्म का भूत या विलेन नहीं है। ज्योतिष में पापक या अशुभ ग्रह उन ऊर्जाओं को कहा जाता है जो जीवन में बाधा, संघर्ष, अलगाव या भ्रम पैदा करती हैं, जैसे शनि, राहु या केतु। जब ऐसे ग्रहों का प्रभाव सूर्य पर पड़ता है, चाहे वो उसके साथ बैठे हों या उस पर दृष्टि डाल रहे हों, तो वो राजा दबाव में आ जाता है। आप इसे ऐसे मानिए, सूर्य एक बहुत ही स्पष्ट और तेज लेजर बीम है, और राहु जैसा पापक ग्रह उस बीम के सामने उठने वाले एक घने धुएं की तरह है, जो उस रोशनी को भटका देता है। एग्जैक्टली। वो उस रोशनी को फोकस से हटा देता है। और जब ये रोशनी भटकती है तो उसका असर इंसान के जीवन पर बहुत साफ दिखाई देता है। नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पापक प्रभाव में आने पर सबसे पहले शरीर की जीवन शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी गिरने लगती है। लेकिन शरीर के साथ साथ इसका असर उस लिंक्डइन प्रोफाइल पर भी पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। इंसान के मान सम्मान और प्रसिद्धि में तेजी से कमी आने लगती है। और यहाँ ना एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और ज्योतिषीय कनेक्शन सामने आता है। आत्मसम्मान बनाम अहंकार का संघर्ष। ओह, सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस ईगो। हाँ, एक स्वस्थ और मजबूत सूर्य इंसान को एक ठोस आत्मसम्मान देता है। वो व्यक्ति जानता है कि उसकी असल कीमत क्या है। लेकिन जब सूर्य उन पापक ग्रहों के साये में घुटने लगता है, तो वो आत्मसम्मान विकृत होने लगता है और वो एक गहरे अहंकार यानी ईगो में बदल जाता है। ये बहुत ही बारीक रेखा है। मतलब एक ऐसा ग्रह जो जन्मजात रूप से कमांड देना चाहता है, वो कब उस आत्मसम्मान के पायदान से फिसलकर अहंकार के गहरे गर्त में गिर जाता है। सही कहा। ये मुझे कुछ किसी कॉर्पोरेट ऑफिस के उस कमजोर बॉस की तरह लगता है, जिसे काम तो निकलवाना है क्योंकि कुर्सी का रोब तो अभी भी उसके दिमाग में है, लेकिन जब उस पे काम का प्रेशर आता है और उसके अंदर वो असली लीडरशिप या क्षमता नहीं होती, तो वो कोई सोल्यूशन निकालने के बजाय बस अपने कर्मचारियों पर बेतहाशा चिल्लाना शुरू कर देता है। ये एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। जब सूर्य पीड़ित होता है ना, तो व्यक्ति की कार्यक्षमता यानी एफिशिएंसी घट जाती है। सत्ता की चाहत और अधिकार जताने की भूख तो जस की तस रहती है, लेकिन उन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने की शक्ति खत्म हो जाती है। और जब इंसान के पास क्षमता कम होती है और सत्ता की भूख ज्यादा होती है, तो उसके भीतर जो असुरक्षा और फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, वही अहंकार और चिल्लाहट बनकर बाहर आता है। सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका है, लेकिन बाहर आवाज और तेज हो गई है। क्या बात है। ये नजरिया वाकई बहुत कुछ साफ कर देता है। अब इस दिखावटी ईगो और पब्लिक इमेज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्रोत सामग्री में सूर्य कुंडली के 12 भावों का जो विस्तृत विश्लेषण किया गया है, मेरी नजर में वो इस पूरी चर्चा का सबसे आंखें खोलने वाला हिस्सा है। मैं भी इसी बात पर आने वाली थी। आमतौर पर भावों को 1 से 12 तक एक सीधी लाइन में पढ़ा जाता है, लेकिन अगर हम इन भावों को उनके पीछे छिपे अर्थों के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखें, तो ये समझना आसान हो जाता है कि जब इंसान शोहरत के शिखर पर खड़ा होता है, तो उसके जीवन का कौन सा कोना हमेशा के लिए खाली रह जाता है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले सत्ता और बाहरी दुनिया से जुड़े भावों की बात करते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए, जब हम सूर्य को पहले भाव यानी लग्न में स्थापित करते हैं, तो वो व्यक्ति को अपार अधिकार, स्वतंत्रता और एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। दूसरा भाव उस प्रसिद्धि से आने वाले धन का है, और तीसरा भाव उस प्रसिद्धि को पाने के लिए किए गए पराक्रम, मार्केटिंग और टीम के सहयोग को दर्शाता है। लेकिन सत्ता का जो असली केंद्र है ना, वो है 10वां भाव। 10वां भाव जी, जो करियर और कर्मा का घर माना जाता है। नोट्स में एक बहुत ही टेक्निकल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, दिग्बली। यहाँ लिखा है कि सूर्य 10वें भाव में दिग्बली होता है।
इसका थोड़ा आसान भाषा में क्या मतलब है? दिग्बली का अर्थ है दिशा का बल, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। इसे एक बहुत ही साधारण दृश्य से समझिए। जब दोपहर के ठीक 12 बजते हैं तो सूरज आसमान में बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है। हाँ, सबसे तेज धूप। एग्जैक्टली। उस समय उसकी चमक सबसे तेज होती है, उसकी गर्मी सबसे ज्यादा होती है, और सबसे बड़ी बात, वो कोई परछाई नहीं बनने देता। कुंडली का 10वां भाव आसमान का वही शिखर है। ओह वाओ! जब सूर्य कुंडली के 10वें भाव में होता है तो व्यक्ति का कर्मा, उसका करियर और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा अपने चरम पर होती है। वो इंसान दुनिया की नजरों में पूरी तरह से विजिबल होता है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली स्थिति हुई। हर कोई तो यही शिखर चाहता है। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है। प्रकृति का एक नियम है कि ऊर्जा हमेशा संतुलित रहती है। हाँ, बैलेंस। अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा अस्तित्व, अपनी पूरी ऊर्जा उस 10वें घर में, उस दोपहर के चमकते सूरज की तरह सिर्फ बाहरी दुनिया में झोंक रहा है, तो उस सीसो का दूसरा सिरा तो नीचे जाएगा ही। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं, और यही वो बिंदु है जहां सफलता अपनी कीमत वसूलती है। जब 10वां भाव इतना भारी और ऊर्जा से भरा होता है तो इसके ठीक विपरीत स्थित यानी चौथा भाव खाली होने लगता है। और चौथा भाव सफलता के बाद मिलने वाली आंतरिक मानसिक शांति और घर के सुख का है। बिल्कुल। ये बहुत ही हैरानी भरा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर बताता है कि क्यों दुनिया के सबसे मशहूर और सफल लोगों के निजी जीवन में अक्सर सबसे ज्यादा अशांति और अकेलापन होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इन भावों का खाली रह जाना सफलता की वो छुपी हुई टैक्स रिसीप्ट है जो इंसान को चुकानी ही पड़ती है? छुपी हुई टैक्स रिसीट, वाह, ये इस तंत्र को समझने का बेहतरीन तरीका है। सफलता कभी मुफ्त नहीं आती। जब आत्मा का पूरा फोकस बाहरी दुनिया की उपलब्धियों पर चला जाता है तो आंतरिक सुकून के लिए ऊर्जा बचती ही नहीं है। सही बात है। इसी तरह 7वां भाव देखिए, जो जीवन में रिश्तों और संतुलन का है, वो भी प्रभावित होता है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी है कि अगर सूर्य कुंडली में 7वें भाव में संतुलन ना हो तो व्यक्ति चाहे जितनी प्रसिद्धि पाले, उसके सबसे करीबी रिश्ते खराब हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है, बाहरी चमक के लिए अंदर की शांति और रिश्तों का सौदा। लेकिन इस सूर्य कुंडली में कुछ भाव ऐसे भी हैं जो संघर्ष और कर्मा की बात करते हैं, जैसे छठा भाव। नोट्स बताते हैं कि छठा भाव षड रिपु का है। इसे थोड़ा समझाना जरूरी है। हाँ, शायद रिपु का मतलब है इंसान के 6 आंतरिक शत्रु, काम यानी इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह यानी अहंकार, और मत्सर्या यानी ईर्ष्या। छठा भाव इन शत्रुओं से लड़ने का है, लेकिन इसके साथ ही ये सेवा का भी भाव है। सेवा का? हाँ, और ये एक बहुत ही व्यवहारिक नियम है। आप समाज की, जनता की या किसी उपभोक्ता की किसी न किसी रूप में सेवा किए बिना नाम और शोहरत नहीं कमा सकते। राइट। और अगर इसी सेवा के भाव में मद यानी अहंकार या मत्सर्या यानी ईर्ष्या आ जाए तो पतन शुरू हो जाता है। और पतन की बात आई है तो 8वें भाव को भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये विनाश का भाव है। यहाँ बैठे ग्रह ये तय करते हैं कि क्या किसी इंसान की बनी बनाई इज्जत अचानक किसी स्कैंडल या आपदा की वजह से रातों रात मिट्टी में मिल जाएगी। हमने ऐसे अनगिनत उदाहरण देखे हैं जहां सालों की कमाई हुई शोहरत एक पल में खत्म हो जाती है। हाँ, ऐसी अनिश्चितताओं से भरा है, और इसी अनिश्चितता को संतुलित करने के लिए 5वां और 9वां भाव काम आते हैं। वो कैसे? देखिए, 5वां भाव इंसान के पूर्व जन्म के पुण्यों और उसकी रचनात्मकता का है, जबकि 9वां भाव भाग्य का है। ये दोनों भाव उस अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं जो इंसान को मुसीबत के समय बचा लेते हैं। ये बताते हैं कि सिर्फ मेहनत और मार्केटिंग से काम नहीं चलता, कुछ ऐसी ऊर्जाएं भी हैं जो सफलता को टिकाए रखते हैं। समझ गया। और बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए 11वां भाव भी तो है, जो सोशल नेटवर्क और सामाजिक पहुंच का विस्तार करता है। जबकि 12वां भाव हानि, खर्च और दान यानी चैरिटी का है। अगर आप बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, जो दूसरा भाव है, तो उस ऊर्जा को दान के जरिए निकालना भी जरूरी है, वरना वो किसी और नुकसान के रूप में सामने आएगी 12वें भाव से। सही कहा आपने। इन पूरे 12 भावों को ना अलग अलग टुकड़ों में देखने के बजाय एक पूरे इकोसिस्टम की तरह देखना चाहिए। कोई भी घर अकेले काम नहीं करता, हर भाव दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब इस पूरी सैद्धांतिक थ्योरी को असली दुनिया के मैदान में उतारते हैं। स्रोत सामग्री के अंतिम हिस्से में इन नियमों को कुछ विशिष्ट पेशों पर लागू किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं राजनीति की। पॉलिटिक्स। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरह से पब्लिक लाइफ पर निर्भर है।
नोट्स कहते हैं कि एक सफल राजनेता बनने के लिए सूर्य से चौथा और 11वां भाव सबसे अहम है। देखिए, 11वें भाव की भूमिका तो बहुत स्पष्ट है। ये नेटवर्किंग और समाज से जुड़ने का भाव है। बिना एक विशाल नेटवर्क और जन समर्थन के कोई भी व्यक्ति राजनीति में टिक ही नहीं सकता। हाँ, 11वां भाव तो समझ आता है, लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही बुनियादी सवाल टकरा रहा है। राजनीति जैसा क्षेत्र जो 24 घंटे बाहरी दुनिया, रैलियों, भाषणों और दांव पेच का अखाड़ा है, उसके लिए चौथा भाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अभी कुछ देर पहले ही हमने चर्चा की थी कि चौथा भाव तो इंसान की व्यक्तिगत मानसिक शांति और उसके घर के सुख का होता है। राइट। तो एक राजनेता को मानसिक शांति की क्या जरूरत? मेरा मतलब है, क्या उसे तो हमेशा एक्शन मोड में नहीं रहना चाहिए? ये सवाल इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा और विचारणीय पहलू है। इसे इस तरह समझिए, सूर्य प्रकाश देता है और बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होता है, लेकिन उस प्रकाश का बेस क्या है? वो इमारत खड़ी कहाँ है? कुंडली में चौथा भाव ठीक पैरों के नीचे की जमीन है, वो इंसान का फाउंडेशन है। अब सोचिए, राजनीति एक ऐसा अखाड़ा है जहां हर दिन तनाव है, हर दिन विरोधी हमले कर रहे हैं, हर दिन नई नीतियां बनानी है। अगर उस राजनेता का अपना आंतरिक फाउंडेशन, उसकी मानसिक शांति और उसका घरेलू आधार मजबूत नहीं होगा, तो वो बाहर की दुनिया का इतना भारी दबाव कैसे झेलेगा? ओह, मतलब बाहर की भयंकर आंधी में खड़े रहने के लिए जड़ों का गहरा और मजबूत होना जरूरी है। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा आपने। नोट स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि अगर चौथे भाव में पापक ग्रह बैठ गए, यानी आधार ही खंडित हो गया, तो वो व्यक्ति अंदर से इतना अशांत, डरा हुआ और असुरक्षित हो जाएगा कि वो बाहर कभी कोई ठोस निर्णय ले ही नहीं पाएगा। उसका डर उसके फैसलों पर हावी हो जाएगा। हाँ, उसका डर और असुरक्षा उसके राजनीतिक फैसलों में झलकेगी। नतीजतन वो कभी एक स्थिर और सफल राजनेता बन ही नहीं पाएगा। उसे ना तो घर में सुकून मिलेगा और ना ही बाहर जनता का वो समर्थन मिलेगा जिसकी उसे उम्मीद थी। कि ऊर्जा के बहाव का विज्ञान है। और अगर हम राजनीति से हटकर सामान्य करियर जैसे कॉरपोरेट या किसी प्रोफेशनल क्षेत्र की बात करें, तो वहां दशम भाव सबसे अहम हो जाता है। राइट। स्रोत सामग्री बताती है कि अगर सूर्य कुंडली के दशम भाव में पापक ग्रहों का प्रभाव हो, तो इंसान को अपने करियर में भारी संघर्ष का सामना करना पड़ता है और हर काम में देरी होती है। इसे आप उस दिग्बली वाले कॉन्सेप्ट से जोड़कर देखिए। दशम भाव वो जगह है जहां व्यक्ति की आत्मा अपनी चरम अभिव्यक्ति, अपना वास्तविक कार्य खोजती है। दोपहर का सूरज। हाँ, अगर उस चरम शिखर पर पापक ग्रहों का पर्दा या धुआं छा जाए, तो इंसान सिर्फ अपनी नौकरियां प्रमोशन नहीं खोता, बल्कि वो अपनी पहचान को लेकर एक गहरे संकट में घिर जाता है। उसको लगने लगता है कि उसका अस्तित्व ही खतरे में है। बिल्कुल, उसे लगता है कि उसकी असली क्षमता को दुनिया देख ही नहीं पा रही है। लेकिन अगर प्रभाव शुभ हो, तभी वो बिना किसी बड़ी बाधा के उच्च पद और वो प्रतिष्ठा हासिल कर पाता है जिसका वो सपना देखता है। तो क्या हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के धागों को एक जगह समेट सकते हैं? आज हमने पंडित जी के इन नोट्स के जरिए जो कुछ भी जाना और समझा है, उससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है कि सूर्य कुंडली सिर्फ किताबी सूत्र, ग्रहों की चाल और भविष्यवाणियों का कोई नीरस गणित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये चार्ट को रोटेट करके किसी इंसान के जीवन के वास्तविक परिणामों का बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा परीक्षण करने की विधि है। ये हमें ये देखने की दृष्टि देती है कि सफलता का मुखौटा चाहे कितना भी भव्य क्यों ना हो, सच्चाई उन 12 भावों के संतुलन में ही छिपी है। सही कहा। अगर नाम बहुत है लेकिन करियर में कोई स्थिरता नहीं है, या अपार प्रसिद्धि है लेकिन रातों की नींद गायब है, तो उसका जवाब सूर्य कुंडली के उन्हीं प्रभावित भावों में लिखा होता है। ये वाकई वास्तविकता का सबसे बेहतरीन आईना है, और यही बात हमें वापस हमारे बिल्कुल शुरुआत वाले विचार पर लेकर खड़ा कर देती थी। वो चमचमाती हुई ट्रॉफी और सफलता की वो छुपी हुई टैक्स रिसीट। आज हमने उस रिसीट के पन्नों को पढ़ना सीखा है। एकदम सही। और इस पूरी गहन चर्चा के बाद एक ऐसा विचार सामने आता है जो शायद हर किसी को अपनी अपनी जिंदगी में झांकने पर मजबूर कर दे। अगर सूर्य कुंडली हमें इतनी बेबाकी से ये दिखाती है कि जिस शोहरत, रुतबे और नाम के पीछे हम सब पागलों की तरह भाग रहे हैं, उसकी कीमत अक्सर हमें अपनी मानसिक शांति, अपने घर के सुकून और अपने सबसे करीबी रिश्तों को दांव पर लगाकर चुकानी पड़ती है, तो फिर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारी आत्मा का असली उद्देश्य सिर्फ वो प्रसिद्धि और वो 10वां भाव पाना है, या फिर आत्मा का असली काम उन खाली पड़े भावों,
उन सूने पड़े कमरों के बीच एक ऐसा संतुलन खोजना है जिन्हें हमने सफलता की इस अंधी दौड़ में कहीं बहुत पीछे अंधेरे में छोड़ दिया है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद किसी भी जन्मपत्री और कुंडली की सीमाओं से बहुत परे है। और ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसे हर इंसान को अपने जीवन के खुद के अनुभवों और अपने ट्रेड ऑफ से ही खोजना होगा। बिल्कुल। इस विचार पर जरूर मंथन कीजिएगा। सफलता की कीमत और आत्मा के इस एक्सरे पर हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई स्रोत सामग्री और नई गहराइयों के साथ। तब तक के लिए डीप डाइव करते रहिए और सवाल पूछते रहिए।